मुझे देखकर इसकी आंखों में तैश की हल्की हल्की सुर्खी उभर आई थी। मैंने सोचा शायद हमेश का अंदेशा ठीक है, ये मुझ पर हमला करने जा रही है। चंद सेकंड्स तक सूरत हाल जूं की तू रही, फिर बतदरीज सफूरा की आंखों की सुर्खी मांद पड़ गई। इसकी जगह एक तरह की नमी ने ले ली। वो खुश्क लहजे में बोली, तो आखिर तुम वापस आ ही गए। मैं खामोश रहा। वो अंदर कोठरी में चली आई और चटाई पर बैठकर खुरदरी दीवार से टेक लगा ली। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, फिर मैं भी चटाई के किनारे पर बैठ गया। वो मुझ पर निगाहें जमाए हुए बोली, तुम्हें देखती हूँ तो सीना जल उठता है, खुद पर बस नहीं रहता। हालांकि जानती हूँ तुम नादिया की मौत के बराह रास्त कसूरवार नहीं हो। इसका असल मुजरिम तो वही खबीस बाजीगर था। मेरे जिस्म पर चिंटियाँ सी रेंग गई, ताहम बिल्कुल साकित बैठा रहा। मेरा यह अंदेशा बिल आखिर दुरुस्त साबित हुआ था कि नादिया जांबर नहीं हो सकी थी। वो उस रात मर गई थी और इसकी मौत ही थी जिसने शेर सिराज, शेरे और दीगर लोगों को शोलाए जवाला बनाकर हमारे पीछे लगा दिया था। इस खौफनाक ताकुब का अंजाम बिल आखिर डेक नाले पर हुआ था, जहाँ इमरान को राइफल का ब्रेस्ट लगा था और वो अपना हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर तारीक पानियों में ओझल हो गया था। कितनी भयानक थी वो रात। हाँ, नादिया मर गई थी और इसकी बहन जो इसे बेपनाह प्यार करती थी, आज यहाँ इस पगोडे की कोठरी में गेरवा लिबास पहने मेरे सामने बैठी थी और इसकी आंखों में गए दिनों का बेपनाह गम करवटें ले रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैडम सफूरा ने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, निगाहें झुका ली। वो बोली, तुम्हारे यहाँ पगोडा से जाने के बाद काफ़ी कुछ तब्दील हुआ है, और सच पूछते हो तो मैं भी इस 1-1.5 बरस में बहुत बदल गई हूँ। मेरे अंदर तब्दीलियाँ आई हैं। मैंने अपने गमों गुस्से से निभाह करना सीख लिया है। कई पहर अकेली बैठी गुजरे वाक़यात पर गौर करती रहती हूँ और सोचती हूँ कि मुझसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। नादिया की मौत के हवाले से मेरी बड़ी गलती शायद यही थी कि मैंने सलीम को नादिया के पास रहने दिया, ये जानते हुए भी कि नादिया ख़तरनाक हद तक ज़िद्दी है और सलीम की जान भी ले सकती है। सलीम की मौत के बदले में नादिया को अपनी जान देना पड़ी और नादिया के बदले में कुछ और जाने गई। इनमें से मुझे तुम्हारी वालदा की मौत का वाकई अफसोस है। यह सरासर सिराज का ज़ाती फेल था। मुझे सिराज की तरफ से अंदेशा था। मैंने इसे ख़ास तौर से हिदायत की थी कि तुम्हारी बीमार वालदा के साथ किसी तरह की सख्ती न की जाए, लेकिन सिराज अक्सर अपनी मनमानी करता था। कई दफ़ा वो नादिया को बहकाने का भी सबब बनता था। इसने वहाँ डिफेंस की कोठी में भी अपनी मर्जी चलाई। बहरहाल अब अपने वाक़यात को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। सफूरा ने आह भरकर चेहरा दरवाजे की तरफ फेर लिया। कुछ देर तक हम दोनों के दरमियान बोझल खामोशी तारी रही। पगोडा के अंदर लोबान सुलगाया जा रहा था। इसकी खुशबू हवा के झोंकों के साथ हम तक पहुँचने लगी। सफूरा ने खोए खोए अंदाज में कहा, इस शाम मैंने तुमसे बहुत ज़्यादती की। मुझे शायद ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें लगने वाली इन चोटों के लिए मुझे रंज है। मैं क्या जवाब देता? इस बारे में मेरे जहन की स्लेट बिल्कुल साफ थी। वो कुछ देर मेरे बोलने का इंतज़ार करती रही, तब इसकी आवाज़ उभरी, तुम खामोश क्यों हो? कुछ कहो, शायद मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो। तुम जानते हो, हम इस वक्त एक ही कश्ती के सवार हैं, हमारे दुख साझे हैं। मैडम, आपको यहाँ इस हालत में देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है, मैंने कहा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। इसकी आंखों में हैरत थी। ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने पूछा। तुमने पिछले 2 साल में पहली बार मेरा नाम लिया है। क्या तुम मुझे ठीक से पहचान रहे हो? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ मैडम, मैं आपको पहचान रहा हूँ, और इन सारे हालात को भी जो यहाँ पहुँचने से पहले पेश आए थे। मैडम सफूरा के चेहरे पर खुशी की मदम चमक नमूदार हुई। इसने लरजती आवाज़ में पूछा, क्या वाकई ऐसा है? मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बगौर मेरे सर पर बंधी पट्टी को देखने लगी। क्या तुम कहीं से गिरे हो? मेरा मतलब है तुम्हारे सर पर चोट भी लगी है। हाँ, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है, मैंने कहा। वो तफहीमी अंदाज में सर हिलाने लगी। मैंने इसे बताया कि पिछले चंद रोज़ में कुछ अजीब सूरत हाल हुई है। 2 साल पहले के सारे हालात मुझे बतदरीज याद आ रहे हैं। मैं अब पूरे वसूख से बता सकता हूँ कि मैं किन हालात में यहाँ पहुँचा। मैडम ने तस्दीक के लिए मुझसे कई एक सवालात किए और इसकी हैरानी में इजाफा हो गया। लेकिन जब मैंने इसे बताया कि इस नई सूरत हाल में माजी करीब की बातें मेरे जहन से अक्सर निकल गई हैं, तो वो मज़ीद हैरान हुई और ताज्जुब से मेरा चेहरा तकने लगा। मैंने मुनासिब अल्फाज में इसे आगाह किया कि मुझे बताया जा रहा है कि मैं पिछले करीबन 2 बरस से यहाँ हूँ, लेकिन अब यूँ लगता है कि इन 2 बरसों पर पर्दा पड़ गया है। इस पर्दे की दूसरी तरफ मुझे एक धुंधली हरकत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा ख्याल था कि वो यकीन नहीं करेगी, लेकिन वो बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनती रही और मेरे अजीब जहनी सूरत हाल को समझने की कोशिश करती रही। इसने मुझसे कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें चंद दिन आराम की ज़रूरत है। इसके बाद तुम खुद को बेहतर महसूस करोगे। मैं अब भी खुद को बेहतर महसूस करता हूँ। बस किसी वक्त सर में शदीद दर्द होता है और आंखों के सामने धुंध सी छाने लगती है। मैडम सफूरा को देखकर मेरे जहन में बेशुमार सवालात कुलबुलाने लगे थे। इन सवालात में से कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात से था और कुछ का यहाँ के हालात से। मुझे अभी तक सिर्फ ये मालूम हुआ था
कि हमें कुछ नामालूम लोगों ने बुद्धा के मुजस्मे की चोरी की बर्दाश्त में पकड़ा था और यहाँ पहुँचाया था, और ये सब कुछ बतौर सज़ा किया गया था। मगर इस बारे में तफसीलन कुछ भी मेरे इल्म में नहीं था। मैं मैडम सफूरा से ये सब कुछ पूछना चाहता था, ख़ास तौर से पाकिस्तान और लाहौर के हालात के बारे में जानना चाहता था कि वहाँ मेरी बेहोशी के फ़ौरन बाद क्या कुछ रोनुमा हुआ था, मेरा भाई और बहन कहाँ थे, इकबाल और आरिफ पर क्या गुजरी थी, और मेरा दोस्त इमरान, वो यारों का यार, वो जानिसार, वो गम खार क्या हुआ था, किस तारीकी में छुप गया था। पता नहीं क्यों मैं जब भी इमरान के बारे में सोचता, मेरे दिल के अंदर कहीं गहराई में ये अनहोनी आज ज़रूर जागती थी कि वो हर मुश्किल को शिकस्त देने वाला है। शायद इस रात मौत को भी शिकस्त देने में कामयाब रहा हो। 6 बख्शू एक जत्थे की सूरत में पगोडा से निकले। इनके आगे एक तनोमंद गुरु था। इन्हें देखकर मैडम सफूरा ठटकी और अपनी जगह से खड़ी हो गई। इसने सरगोशी में कहा, तुम्हें आराम की शदीद ज़रूरत है। मैं छोटे गुरु से कहूँगी कि तुम्हें कुछ दिन तक खिदमत से छुट्टी दी जाए। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते हो। मेरे पास भी तुम्हारे और सुल्ताना के लिए बहुत से सवालात हैं, लेकिन इस बातचीत के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। इसने मुहतात नज़रों से बख्शुओं के जत्थे की तरफ देखा, फिर पकोडा के मरमरी अहाते में बैरूनी दीवार के साथ साथ चलती मुठ की इमारत की तरफ से निकल गई। मैं दीवार से टेक लगाए बैठा रह गया। नादिया की सूरत निगाहों में घूमने लगी। मैं कल जब इस कोठरी में दाखिल हुआ था तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ चंद घंटे बाद मैडम सफूरा से मेरी मुलाकात होगी और इसकी ज़ुबानी मुझे नादिया की मौत की खबर मिलेगी। हालात बड़ी तेज़ी से रोनुमा हो रहे थे। नादिया को मैंने आखिरी बार अस्पताल के ICU में देखा था। इसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। वो सफ़ेद बिस्तर पर सीधी लेटी थी। इस वक्त वो करोड़पति मैडम सफूरा की लाडली बहन नहीं थी। ना ही इसके जिस्म में बिजलियाँ कौनती थी, ना ही इसकी आंखों में दावे के लश्कारे थे। वो सिर्फ एक मरीज़ा थी, धीरे धीरे मौत की तरफ सिरकती हुई, अपने अंजाम की तरफ बढ़ती हुई। और आज मुझे मालूम हुआ था कि वो अपने अंजाम तक पहुंच गई है। वो मर्दों का शिकार करती थी, लेकिन इसने जिस आखिरी मर्द को शिकार करना चाहा था वो अपनी फितरत में अनोखा था। वो इसकी हरीस आंखों को हमेशा के लिए बुझा गया था और शायद खुद भी बुझ गया था। बख्शू और इसका गुरु नंगे पाँव चलते हुए मेरे पास आए। गुरु ने अपनी सूजी आंखों से मुझे सर तपा घूरा, फिर भारी भरकम आवाज़ में बोला, सीढ़ियों पर चलो। मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। मैं अपनी जगह मुतहैयर खड़ा रहा। एक चेला करख्त लहजे में बोला, सुनते नहीं गुरुजी, क्या कहावत है। इसके साथ ही इसने मुझे एक तरफ धकेला। मैं समझ गया कि मुझे इस खास सिमत में जाने को कहा जा रहा है। मैंने इन लोगों के तेवर देखे और चल पड़ा। पाँव में जंजीर बदस्तूर मौजूद थी। मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी। मैं मुश्किल से 1.5-2 फीट का कदम ही उठा पा रहा था। वो सब मेरे पीछे चलते गए। जल्दी ही हम पगोडा की सफ़ेद सीढ़ियों पर पहुंच गए। ये करीबन 40 सीढ़ियाँ थीं जो पगोडा के सहन से नीचे उतरती थी। इन सीढ़ियों पर कई भिखमंगे बैठे थे और आते जाते ज़ायरीन से खैरात वसूल कर रहे थे। मालाएं, फूल और तबरुकात बेचने वाले दीगर अफराद भी यहाँ मौजूद थे। मुझे देखकर बहुत से लोगों के चेहरों पर दिलचस्पी के आसार नमूदार हुए। मुझे लगा जैसे मेरे साथ कोई तमाशा होने वाला है। फिर एकदम मुझे चौहान की कही हुई बात याद आ गई। इसने बताया कि मुझे और चोरी के दीगर मुजरिमों को सजा के तौर पर बिला नागा पगोडा की सीढ़ियों पर लिटाया जाता है और इन्हें बैद मारे जाते हैं। ये एक तरह से गुनाहों को धोने का अमल है। बुद्धा के पैरोकारों का ख्याल है कि इस अमल से चोरी का इर्तिकाब करने वालों को जो जिस्मानी तकलीफ पहुंचेगी वो इन्हें पवित्र होने में मदद देगी। मुझे पगोडा की सीढ़ियों पर औंधा लिटा दिया गया। मेरी पुश्त से कमीज़ उठा दी गई। दर्जनों निगाहें देख रही थीं। बेइज्जती के एहसास से मुझे पसीना आ गया। एक शख्स जो बख्शू नहीं था, एक लकड़ी था में बरामद हुआ। ये बैद की लकड़ी नहीं थी, जैसा कि बाद में मालूम हुआ। ये बरगद की शाख थी जिसे मुकद्दस तेल में भिगोया गया था। इस लकड़ी से मेरी कमर पर यकसां वक्फों से 10 ज़रबें लगाई गई। ये हल्की ज़रबें थी और ना शदीद थी। इन ज़रबों ने मुझे जिस्मानी तकलीफ़ से ज़्यादा ज़हनी अजियत दी। मुझे उठाकर फिर से खस्ता हाल कोठरी में पहुंचा दिया गया। मेरी कमर पर जलन थी और ज़ख्मी पिंडलियों और पैरों से फिर खून रिसने लगा था। सर के ज़ख्म से भी लहू का थोड़ा थोड़ा रिसाव जारी था। अपनी हालत पर मुझे खुद तरस आने लगा। एक बख्शू ने मुझे मरहम पट्टी का कुछ सामान दिया और बेअतनाई से मुंह मोड़कर वापस चला गया। कुछ देर बाद हमेशा गया। इस शख्स का रवैया कदरे दोस्ताना था। वो मेरे लिए भी गेरवा लिबास लेकर आया था। ये 2 चादरों पर मुश्तमिल था। इसने मेरे जख्मों की मरहम पट्टी की और लिबास बदलने में भी मेरी मदद की। इसने बताया कि बुध की दोपहर को मेरा सर भी मोड़ दिया जाएगा। मेरा हुलिया अजीब व गरीब हो गया था, लेकिन पता नहीं कि वो मुझे ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा था। शायद मेरे जहन पर छाई हुई धुंध आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही थी और मुझे यहाँ के हालात और वाक़यात धीरे धीरे याद आना शुरू हो गए थे। बहरहाल अभी इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। दोपहर को खाना खाया गया।
फिर पगोडा के वसी सहन में मुख्तलिफ इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। शाम को बड़े बड़े नक्कारे बजाए गए और सूतर पड़े गए। वो रात भी जैसे तैसे गुजर गई। रात की तारीकी में पगोडा का अंदरूनी मंजर बड़ा अजीब था। मखरूती दरवाजों में से शमों की रोशनी छलक छलक कर बाहर आती थी और बख्शू पुरस्रार सायों की तरह हरकत करते दिखाई देते थे। पगोडा के अंदरूनी दरवाजे के सामने मैंने एक नंग दड़ंग साधु को चिल्ला कशी की हालत में देखा। वो आलती पालती मारे बैठा था। इसके सामने आग जल रही थी और वो गाहे बगाहे इसमें कुछ फेंकता था, जिससे आग से बहुत सी चिंगारियां निकलती। गेरवे लिबास वाली एक लड़की होले होले इस आग के गिर्द चक्कर काटती थी। शायद ये कोई सहरकारी थी। मेरे जहन में एक बार फिर परसों रात के तहलका खेज मनाजिर ताज़ा हो गए। निहायत घना और तारीक जंगल, निहायत तेज़ बारिश और फिर कुछ लोगों का अचानक मेरे सामने आ जाना, मुझे ढूंढ लेना, जैसे भूसे के ढेर में से सुई तलाश कर ली जाए। क्या वाकई वो कोई जादू था? मेरा जहन ये बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं था। अगली सुबह फिर सफूरा से मुलाकात हुई। इस दूर दराज मुकाम पर इन अजनबी दरो दीवार में मैडम सफूरा का मुझसे मिलना जितना हैरतनाक था, इतना ही नाकाबिले फ़हम भी था। वो क्या थी और क्या बनकर यहाँ पहुँच गई थी? वो क्या हालात थे जिन्होंने इस जैसी दबंग औरत को उठाकर यहाँ पटखा था? इब्रार सिद्दीकी को यहाँ पटखा था और मुझे भी। मैं इससे बहुत कुछ पूछना चाहता था और शायद इसकी कैफियत भी यही थी। सुबह की अवलियन घड़ियों में जब बख्शू और इनके गुरु हजरात सुबह की मनाजात के बाद फिर से आराम करने के लिए लेट गए थे, हमें वो तन्हाई मुयस्सर आ गई जिसकी ज़रूरत थी। मैं और मैडम सफूरा कोठरी में आमने सामने बैठे थे। मैडम सफूरा की आंखों में गम के गहरे निशान जैसे नक्श होकर रह गए थे। लगता था कि ज़िंदगी में कभी मुस्कुराई ही नहीं है। वो एकदम अपनी असल उम्र से 2-3 साल बड़ी लगने लगी थी। जब मैंने इसे लाहौर में देखा था वो करीबन 25 की लगती थी। अगर ये अनहोनी हो चुकी थी कि हमें यहाँ आए हुए 1.5-2 साल हो चुके थे, तो फिर सफूरा की उम्र 26-27 लगनी चाहिए थी, मगर वो एकदम 30 की लग रही थी। तहम इसका जिस्मानी दमखम इसी तरह मौजूद था और गहरे सुरख होंठों की शादाबी भी मुकम्मल ओझल नहीं हुई थी। वो गंभीर आवाज़ में बोली, ताबिश, मैंने तुमसे जो रवैया रखा है इसके लिए मैं एक बार फिर तुमसे माजरत चाहती हूँ। मेरा सदमा बहुत गहरा था, मुझे अपने जज्बात पर इख्तियार नहीं था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आपके रवैये के बारे में कुछ भी याद नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, कल तुमने जो कुछ अपने बारे में बताया है इससे मुझे काफ़ी बातों की समझ आई है। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आई है तो बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर वापस आ जाएगी। तुम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों और चेहरों पर गौर करोगे, इन्हें पहचानने की कोशिश करते रहो, बहुत जल्द तुम्हें बातें याद आने लगेंगी। मैंने अपनी पेशानी को मसला मैं जहन पर जोर देता था तो कनपटियों में टेसे सी उठने लगती थी। मैडम सफूरा ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे थे? नहीं, मुझे मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं? प्लीज़ मैडम, मुझे शुरू से बताएं, मेरे साथ क्या हुआ? मैं लाहौर से यहाँ इंडिया के इस दूर दराज इलाके में कैसे पहुँचा? किन लोगों ने पहुँचाया? और आप कैसे पहुँची यहाँ? और इब्रार सिद्दीकी, इतना बड़ा वाक़या कैसे हुआ मैडम? वो साकित बैठी रही। इसकी मखरूती उंगलियां बेख्याली में अपने गले के आहनी कड़े को सहला रही थी। इस कड़े पर संस्कृत या इससे मिलती जुलती ज़ुबान के कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। वो गहरी दुख भरी सांस लेकर बोली, नादिया अपने दूसरे ऑपरेशन के दौरान में ही दम तोड़ गई थी। गोली ने इसकी रीढ़ की हड्डी को बुरी तरह ज़ख्मी किया था। तुम जानते ही हो, इसका निचला धड़ बिल्कुल बेहिस हो गया था। तुम्हारे इस कातिल दोस्त ने मेरी ज़िंदगी को जिस तरह बर्बाद किया है, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। वो खबीज़ बहुत ज़्यादा साजिशी दिमाग का मालिक था। इसने गहरी साजिश की। सर्कस के स्पेशल शो में मेरी बहन को अपने हाथ से गोली मारी और जाहिर यह किया कि वो खुद अपनी गोली का शिकार हुई है। कुदरत ने इसका भांडा फोड़ा और इसके लिए तुम जरिया बन गए। तुमने रशीद और ताबिंदा वगैरह के घर में बुखार की हालत में जो कुछ कहा, इसने पोल खोल दिया। काश मेरे बस में होता कि मैं इसकी बोटियां करके चील कब्बों के आगे डाल सकती। काश मेरे बस में होता। मैडम सफूरा की आंखों से जैसे लहू टपकने लगा। इसके माथे की रगें उभर आईं। यूँ लगा कि इन लम्हों में वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इसने मेरी तरफ से भी निगाहें फेर लीं और गहरे सांस लेने लगी। चंद सेकंड्स बाद वो कदरें नॉर्मल हुई तो बात जारी रखते हुए बोली, हर बुरे से बुरे काम में कोई पहलू अच्छाई का भी होता है। मैं कुछ लोगों के जबर का शिकार होकर लाहौर से यहाँ पहुँच गई। ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें शायद एक नुक्ता अच्छाई का भी है। मैं सच कहती हूँ, अगर मैं नादिया की मौत के बाद वहाँ लाहौर में रहती तो पता नहीं क्या कुछ कर गुजरती। ऐन मुमकिन था इस खूनी इमरान के बाद इसके घर वाले, इसके बहन भाई भी इस आग की लपेट में आ जाते। मेरी जहनी कैफियत इन दिनों कुछ ऐसी ही थी। मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैडम सफूरा की सुरख आंखों में अश्कों की नमी छलकने लगी। इसका तैश देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस इबादतगाह में मैडम सफूरा का रवैया मुझसे बहुत तलख रहा होगा और ऐन मुमकिन है
कि शुरू में इसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की हो। वो चादर के पल्लू में चेहरा छुपाकर खामोश आंसू बहाने लगी। मैं चुपका बैठ रहा। सूरज धीरे धीरे मुठ यानी मदरसे की मखरूती छत के अकब से नमदार हो रहा था। इसकी सुनहरी किरणों में पगोडा के सुनहरी कलश और कामदार दरवाजे चमक रहे थे। कुछ देर बाद मैडम सफूरा के दिल का बोझ हल्का हुआ तो इसने गिरवा चादर का पल्लू चेहरे से हटा लिया। मैंने इसे मिट्टी के प्याले में पीने के लिए पानी दिया। इसने पानी पिया और एक बार फिर खुरदरी सफ़ेद दीवार से टेक लगा ली। इसके चेहरे पर करब आमेज तरद्दुद की परछाइयाँ मौजूद थी। इसने होले होले कहना शुरू किया, दरअसल हम ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा सके कि बुद्धा का वो मुजस्मा कुछ लोगों के लिए कितना अहम है और वो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ये अंदाजे की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। इसने एक आ भरी और जैसे किसी सोच में खो गई। मैं सवालिया नज़रों से इसे देख रहा था। वो बोली, वो मुजस्मा जो इब्रार सिद्दीकी के पास था और जिसे बाद में मैंने तुम्हारी इस कातिल दोस्त के ज़रिए सिद्दीकी के फ्लैट से निकलवाया था, कोई आम मुजस्मा नहीं था। इसके पीछे एक लंबी कहानी थी। मैं तफसील में जाऊंगी तो बात तवील हो जाएगी। मुख्तसर ये कि ये शानदार मुजस्मा बर्मा से यहाँ पहुँचा था। ये कई 100 साल से बर्मा के एक शाही ख़ानदान के पास था। इस मुजस्मे की शोहरत ये थी कि ये अपनी हिफाजत खुद करता है। माजी में कई तरह के हादसात इस पर गुजरे, लेकिन ये हमेशा महफूज ही रहा। ना सिर्फ खुद महफूज रहा बल्कि इसने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी महफूज रखा। इसकी आखिरी मिसाल दूसरी जंग अजीम में सामने आई। बर्मा का वो पहाड़ी कस्बा भी शदीद जंग की जद में था, जहाँ एक बुद्ध मंदिर के अंदर ये मुजस्मा मौजूद था। इलाके के लोगों को इस मुजस्मे की करामात पर इतना यकीन था कि जापानियों के कई शदीद हमलों के बावजूद लोग कस्बा छोड़कर नहीं गए और बुद्ध मंदिर के इर्द गिर्द पनाह गज़ीर रहे। कहा जाता है कि जापानियों ने जब भी कस्बे पर हल्ला बोलने की कोशिश की, शदीद तूफ़ानी बारिश या ख़राब मौसम की वजह से ये काम मुकम्मल न कर सके और नाकाम वापस लौट गए। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐन हमले के मौका पर इन पर बरतानवी फ़ौजों ने किसी और तरफ से हमला कर दिया और कस्बे की तरफ से इनकी तवज्जो हट गई। ये सिलसिला कई माह तक चला। बाद अज़ा कस्बे के लोग खुद भी कस्बा छोड़कर किसी महफूज जगह चले गए। जापानी फ़ौजियों ने गोलाबारी से पूरा कस्बा खंडर कर दिया। बुद्ध मंदिर भी तहस नहस हो गया। इसके अंदर छोटी से छोटी शय भी तबाही से नहीं बच सकी, लेकिन ये मुजस्मा जूं का तूरा है, इसे खराज तक नहीं आई। बाद में इस कस्बे पर बरतानवी फ़ौज का कब्जा हो गया। एक अंग्रेज़ मेजर स्टीफन इस नादरे रोज़गार मुजस्मे को बड़ी एहतियात से इंडिया ले आया। हुक्म जी के दादा राय सोम आनंद बहादुर से मिस्टर स्टीफन की गहरी दोस्ती थी, लिहाजा इस अनोखे मुजस्मे को यहाँ भांडियल स्टेट के सबसे बड़े पगोडा की जीनत बना दिया गया। मैडम सबूरा ने महतात नज़रों से कोठरी से बाहर झांका कि कोई इर्द गिर्द तो मौजूद नहीं। फिर इसने बात जारी रखते हुए कहा, आज से 3 साल पहले ये मुजस्मा यहाँ जुर्गा के पगोडा से चोरी हुआ। इस चोरी ने बुद्धमत के पैरोकारों में तहलका मचा दिया। उन्होंने तहिया किया कि वो मुजस्मे को बाहर सूरत ढूंढेंगे और वापस लाएंगे। इन्हें यकीन था कि मुजस्मा जहाँ भी होगा महफूज होगा, क्योंकि वो बर्मी ज़ुबान के मुताबिक आरा कोए है, यानी अपनी हिफाजत खुद करता है। बुद्ध मत के मानने वालों ने 7 ऐसे अफराद चुने जो इस मुजस्मे को वापस लाने के लिए अपनी जान लुटाने को तैयार थे। इनके साथ भांडियल स्टेट के 5 निहायत ख़तरनाक और तरबियत याफ्ता कमांडोज भी थे। इन कमांडोज का सरबराह इंडियन स्पेशल फोर्सेस का एक साबिक अफसर रंजीत पांडे था। रंजीत पांडे के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों के लिए इजराइल का दूसरा नाम है। अगर किसी शख्स के पास पांडे की मतलूबा रकम मौजूद है तो वो पांडे से दुनिया की किसी भी महफूज तरीन और VVIP शख्स को कत्ल करा सकता है। इसे एक बला कहा जाता है। ऐसी बला जो बहुत जल्द खुद ख़त्म हो जाएगी या फिर इसके हाथों कई अहम तरीन लोग ख़त्म हो जाएंगे। पांडे के बारे में ये भी मशहूर है कि वो सिर्फ बड़े कामों में हाथ डालता है। हमारी बदकिस्मती के जो लोग गंदारा आर्ट के इस मुजस्मे को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल हुए, इनका लीडर यही रंजीत पांडे था। पांडे और इसके साथियों ने तेज़ी से तफ्तीश की और सिर्फ 3-4 हफ्ते के अंदर मुजस्मे के आसपास पहुंच गए। ये मुजस्मा कम से कम 6-7 हाथों से होकर अबरार सिद्दीकी तक आया था और हकीकत में देखा जाए तो इन 7-8 अफराद में से कोई भी नहीं जानता था कि ये पीस यानी मुजस्मा कुछ लोगों के लिए कितना कीमती है और इसे ढूंढने के लिए कितने बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। तुम्हें याद होगा इब्रार सिद्दीकी ने पहले ये पीस लाहौर में रखा हुआ था। वहीं से शक हुआ कि कुछ मशकूक लोग इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। वो पीस को लाहौर से उठाकर जहलम ले गया और बड़ी राजदारी से इसे अपने फिरदौस प्लाजा वाले फ्लैट में छुपा दिया। इस फ्लैट से ये पीस तुम्हारे इस कातिल दोस्त इमरान ने हासिल कर लिया और मेरे पास लाल कोठी में ले आया। हम अपनी कामयाबी पर खुश थे, मगर नहीं जानते थे कि इस कामयाबी के साथ साथ कितनी बड़ी मुसीबत हमारा ताक़ुब कर रही है। भांडियल स्टेट के कमांडोज ने इब्रार सिद्दीकी के फ्लैट तक रसाई हासिल की। उन्होंने इब्रार के एक मुहाफिज को कत्ल और दूसरे को शदीद ज़ख्मी कर दिया। इब्रार सिद्दीकी लापता हो गया था। दरअसल वो पांडे के खौफनाक शिकंजे में था।
नादिया की मौत का 5वां रोज़ था जब रात के वक्त पांडे और भांडियल स्टेट के नहायत ख़तरनाक कमांडोज लाल कोठी में घुस आए। इनके साथ बुद्धमत के वो चंद जनूबी पैरोकार भी थे जिन्होंने मुकद्दस मुजस्मे के हसूल के लिए अपनी जान वाकई हथेली पर रखी हुई थी। आगे के हालात का तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। इन लोगों ने न सिर्फ वो पीस हासिल किया बल्कि मुझ पर भी राइफलें तान ली। उस रात की शदीद खूनी कशमकश में मेरे 3 बॉडीगार्ड मेरी आंखों के सामने अपनी जान हार गए। आरिफ खान को गोली लगी और 3-4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। मेरी चलाई हुई एक गोली एक कमांडो की गर्दन से पार हो गई, लेकिन वो हैरान कुन तौर पर जिंदा रहा। वो लोग मुझे मुजस्मे समेत लाहौर ही की एक नामालूम 4 दीवारी में ले गए। ये गालबन मॉडल टाउन की बहुत पुरानी कोठी थी। इसमें किसी अंग्रेज़ मियाँ बीवी की कब्रें भी थी। मुझे एक तहखाने में रखा गया। मैं ये देख कर हैरान हुई कि वहाँ एडवोकेट इब्रार सिद्दीकी पहले से मौजूद है। इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। इसके जिस्म पर अभी तक काला कोट और सफ़ेद पतलून थी। वो कोई मामूली बंदा नहीं, लेकिन इस वक्त बेबसी की तस्वीर नजर आता था। मुझ पर भी जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मुझसे इन लोगों के बारे में पूछा गया जिन्होंने मुकद्दस मुजस्मा जहलम के फ्लैट से चुरा कर मेरे पास पहुंचाया था। मैंने इन्हें सच बताने में ही बेहतरी समझी, ना भी बताती तो इन्हें मालूम हो ही जाना था। मैंने इन्हें तुम्हारा, इकबाल और इमरान वगैरह का नाम बता दिया। मैडम बुरी तरह खांसने लगी। मुसलसल बोलने से इसका गला खुश्क हो गया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।